हेलो एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग दर्शकों, दोस्तों, स्टूडेंट्स, नर्सेस, पोटेंशियल नर्सेस जो 12th के बाद जाना चाहते हैं, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इंस्टाग्राम लाइव सेशन में। मच अवेटेड सेशन। आप दर्शक सब जुड़े, जल्द से जल्द जुड़े, क्योंकि हमारा आज का सेशन जो है लाइव कनाडा से नर्सिंग एक्सपर्ट मिस नवकिरण कौर हमारे साथ जुड़ेंगी और वो बातें करेंगे कि कैसे आप नर्सिंग करियर के बारे में आपको एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन देंगी। सो आप सबका स्वागत है। मैं आपका अमित जिलान। आप ईसी स्टडी अब्रॉड इंस्टाग्राम पेज पे लाइव है मेरे साथ। नवकरण जी, हेलो। आपका स्वागत है मैडम। आप थैंक यू सो मच। जी, गुड इवनिंग फ्रॉम इंडिया। आप तो टोरंटो गुड में रहती मॉर्निंग हैं फ्रॉम शायद। कनाडा। या जी जी, कैसा मौसम हो रखा है आज कनाडा में? मौसम ठीक है अमित जी। यहाँ का मौसम कुछ चेंज होता रहता है, रोज रोज कुछ स्टेबल नहीं रहता है। कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। इट्स नॉट लाइक इंडिया। इंडिया इंडिया जैसा तो कहीं भी मौसम नहीं है। अमेजिंग। तो दर्शकों, हमारे साथ नवकिरण कौर मैडम जुड़ी हुई हैं, जो खुद एमएससी नर्स हैं। और उनका अगर बैकग्राउंड में बताऊं आप सबको, तो पोस्ट ग्रेजुएट इन नर्सिंग एमएसएन फ्रॉम पीजीआई एमईआर, जो टॉप पीजीआई सबसे टॉप रैंकिंग माना जाता है। वहाँ एडमिशन मिलना ही बहुत मुश्किल होता है। हाईली एक्सपीरियंस, 10 साल का उन्हें काउंसलिंग नर्सिंग फील्ड का अनुभव है, और खुद की नर्सिंग की क्लासेस वो चलाती हैं, एनक्लेक्स और सीआरएनई और एनएनएस प्रोसीजर और ये सब की सारी उन्होंने बहुत सैकड़ों स्टूडेंट्स की मदद की और करती जा रही है। टोरंटो में रहती हैं। तो मैम, सबसे पहला प्रश्न, स्वागत है आपका। तो थैंक यू सो मच। ये हमारे कुछ प्रश्न थे स्टूडेंट्स के, जो मोस्ट कॉमन थे कि भाई आरएन एलपीएन कैसे बना जाए कनाडा में। और कोई ने अगर जीएनएम किया है, कोई ने बीएससी नर्सिंग किया है इंडिया से, तो वो क्या जा सकता है, और 12th के बाद क्या जा सकते हैं। तो ये सारे हमारे प्रश्न थे। पर सबसे पहला जो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो है कि व्हाट आर द स्टेप्स टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन कनाडा। या फर्स्ट ऑफ ऑल अमित जी, आई वांट टू थैंक यू क्योंकि आपने इस लाइव सेशन में मुझे इनवाइट किया एंड दिस जी इज वन ऑफ इट्स काइंड। बिकॉज आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम को कोई नर्सिंग एंटरप्रेन्योर जो है वो आके लाइव स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा है, एंड यू आर द वन हु हैज रिकॉग्नाइज्ड माय पोटेंशियल, एंड यू थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स जो आपने मेरी इंट्रोडक्शन दी। आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर दिस। तो या आप देखिए, जो कनाडा है इट इज अ वेरी फेमस कंट्री अमंग नर्सेज, और बहुत सारी नर्सेज हैं जो कनाडा में मूव होना चाहती हैं। उसका रीजन ये है कि देखिए, ठीक है कि इंडिया में नर्सिंग प्रोफेशन बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, लेकिन इन कंट्रीज का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें एक तो नर्सेज की डिमांड बहुत है, और सेकेंडली नर्सिंग प्रोफेशन की रिस्पेक्ट बहुत है, और थर्ड थिंग जिसका मतलब सब लोग जिसके बारे में कंसर्न होते हैं, दैट इज सैलरी। सैलरी इज वेरी गुड एज कम्पेयर टू अवर कंट्री। तो बेसिकली देखिए, आपका क्वेश्चन ये है कि कैसे हम अपना नर्सिंग जो करियर है वो कनाडा में जी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले वो जो +2 कर चुके हैं, 10th +2 विद मेडिकल जो कर चुके हैं, जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किया हुआ है। तो मैं आपको ये स्पेसिफाई सबसे पहले इन स्टूडेंट्स को कर देना चाहती हूँ कि आपको मेडिकल में 10th +2 जो है वो होना चाहिए, तभी आप नर्सिंग के लिए डायरेक्टली कनाडा जैसी कंट्री में जा सकते हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत बारी स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि हमने कॉमर्स में कर रखी है +2, हमने आर्ट्स में, जिसको हम ह्यूमैनिटीज बोलते हैं इंडिया में, कि हमने उसमें कर रखी है, हमने नॉन मेडिकल में कर रखी है, तो क्या हम अब नर्सिंग में जा सकते हैं? क्योंकि नर्सिंग इतना डिमांडिंग फील्ड है। कई बार जब आप +2 कर लेते हो उसके बाद आपके दिमाग में आता है कि मुझे नर्सिंग में शायद जाना चाहिए, राइट? तो सबसे पहली बात ये है, अगर आप मेडिकल से कर चुके हो 10th +2, तो आप नर्सिंग फील्ड में डेफिनेटली जा सकते हो कनाडा में। लेकिन यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है, और यहाँ मैं 10th +2 वाले स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। हमें साथ में मैथ्स चाहिए होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, या तो हम मेडिकल रखेंगे या हम नॉन मेडिकल रखेंगे। नॉन जी मेडिकल में केवल मैथ्स होता है और मेडिकल में केवल बायोलॉजी होती है, राइट? लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बोल लो आप या फॉर्चुनेटली बोल लो कि यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स जो है वो 10th +2 में चाहिए होता है। तो बहुत बारी स्टूडेंट्स निराश हो जाते हैं कि मैडम हमने तो बायोलॉजी से करा हुआ है, इसका मतलब हम कनाडा में नहीं कर सकते हैं नर्सिंग। तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि आप मैथमेटिक का ये प्रोविजन है हमारे इंडिया में भी।
अगर आपने 10+2 में मैथमेटिक नहीं रखा तो आप एक मैथमेटिक का एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, वो आप क्लियर करके एंड देन यू कैन बी सर्टिफाइड एज इफ यू हैव डन योर +2 विद द मैथमेटिक्स, देन यू कैन एंटर इनटू द कोर्सेज। तो अब बात आती है कि कौन से कोर्सेज हैं। तो देखिए, एक होती है प्रैक्टिकल नर्सिंग। प्रैक्टिकल नर्सिंग इज इक्विवेलेंट टू जीएनएम इन इंडिया। जैसे हम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी करते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में 2 तरह की डिग्रीज होती हैं। डिग्रीज जो है वो 3 तरह की ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए। सबसे पहले मैं डिप्लोमा की बात कर रही हूँ, जीएनएम। तो जो प्रैक्टिकल नर्सिंग हम करते हैं कनाडा से, इट इज इक्विवेलेंट टू द जीएनएम इन इंडिया। एंड सेकेंडली अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो ऑफ कोर्स आप बीएससी नर्सिंग में भी जा सकते हो। और जो बीएससी नर्सिंग इस कनाडा में, मतलब कनाडा के कॉलेजेस जो हमें प्रोवाइड करते हैं, उसे हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव बीएससी नर्सिंग। और ये जैसे इंडिया में 4 साल की होती है ना बीएससी नर्सिंग, वैसे कनाडा में भी 4 साल की बीएससी नर्सिंग होती है। लेकिन एक चीज है, ये जो बीएससी नर्सिंग है कनाडा की, इट इज कॉस्टली एज कंपेयर टू इंडिया। तो इंडिया के कंपैरेटिवली ये कुछ कॉस्टली रहता है, क्योंकि एक सेमेस्टर की फीस ही 35,000 जो है वो ऑलमोस्ट होती है। आप एक सेमेस्टर की लगा लो, तो यहाँ पे 4 साल की बीएससी नर्सिंग है तो वो बहुत कॉस्टली, और ये $35,000 में है, ये रुपीज में नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो हम सजेस्ट करते हैं ना स्टूडेंट्स को, हम ये बोलते हैं कि आप अपनी जीएनएम या बीएससी नर्सिंग इंडिया से पूरी करो, और उसके बाद आप कनाडा में फर्दर कोर्सेज के लिए आओ, तो वो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन एक हमारे पास इससे कम वाला भी ऑल्टरनेटिव है, जो मैंने आपको पहले बताया था, प्रैक्टिकल नर्सिंग। तो प्रैक्टिकल नर्सिंग में आपका खर्चा कम होता है, और 2 साल का होता है ये प्रैक्टिकल नर्सिंग। तो ये करके आप एलपीएन बन सकते हो, आरएन नहीं बन सकते हो। तो इस तरह से नर्सिंग करियर जो है उसमें एंटर हो सकते हो आप कनाडा में बेसिकली। बहुत बढ़िया मैम। तो हमारे साथ जो दर्शक अभी जुड़े हैं, हमारे साथ नव किरण कौर मैडम लाइव हैं टोरंटो कनाडा से, जो खुद एक एमएससी नर्स है पीजीआई चंडीगढ़ से, और वो नर्सिंग के बारे में बहुत ज्ञान रखती हैं। और आज उनको स्पेशल इनवाइट किया गया है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन खुल के दे सकें कि आप कैसे, अगर नर्स हैं या नर्सिंग करियर में जाना चाहते हैं, जो सबसे टॉप करियर माना जाता है, वन ऑफ द टॉप करियर्स या कनाडा में, तो उसमें कैसे जा सकते हैं। तो मैम, जो स्टेप्स होते हैं नर्स बनने के लिए, रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए क्या क्या पाथवे अवेलेबल हैं? कोई ने अगर जीएनएम किया है या बीएससी नर्सिंग किया है यहाँ से, तो उसके बाद क्या स्टेप्स होते हैं कनाडा के लिए? एक्चुअली देखिए, जीएनएम और बीएससी के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो थोड़ा सा कनाडा का जो आरएन बनने का प्रोसेस, बेसिकली जिसने भी इंडिया से नर्सिंग किया है और वो कनाडा में जाना चाहता है, उनकी जो फाइनल डेस्टिनेशन करियर पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, वो होती है फाइनली आरएन बनना। चाहे आपने जी डिप्लोमा किया है, चाहे आपने डिग्री किया है, राइट। तो ये आप कैसे करते हो? देखिए, सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है, ऑफ कोर्स दैट इज टू कंप्लीट अ डिप्लोमा और डिग्री, राइट। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं बोलती हूँ आपको, स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप अभी +2 कर रहे हो तो काइंडली टेक मेडिकल फील्ड। अगर अभी से आपका मन है कि आपने जो है नर्सिंग फील्ड में जाना है, तो आप +2 मेडिकल में लीजिए, और उसके बाद आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लीजिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि बहुत बारी स्टूडेंट्स मिसगाइडेड हो जाते हैं, इधर दे आर लाइक दे हैव डन देयर +2 इन मेडिकल, स्टिल दे आर डूइंग जीएनएम। सो ये इसलिए होता है क्योंकि उनको पहले से कोई गाइड नहीं करता है कि डिग्री और डिप्लोमा में क्या फर्क है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, जो जीएनएम होती है वैसे उसको रिकॉग्नाइज करता ही नहीं है एज अ नर्सिंग स्टडी। सबसे बड़ी बात ये है, ओके। और जो बीएससी नर्सिंग है उसको वैसे रिकॉग्नाइज करता है। तो डेफिनेटली बीएससी नर्सिंग का ये बड़ा फायदा हो गया कि आप डायरेक्टली पीआर लेके इंडिया से जा सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि कैसे सारा ये प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बीएससी नर्सिंग इंडिया से कर लिया या आपने जीएनएम कर लिया, तो उसके बाद आप कनाडा में या तो स्टडी बेसिस पे जा सकते हो या पीआर बेसिस पे जा सकते हो। आप किसी भी बेसिस पे गए हो, स्टडी के बारे में आगे बात करेंगे हम कि कौन कौन सी स्टडी आपको लेके जाना चाहिए। लेट अस सपोज आप स्टडी लेके कनाडा गए, आपकी स्टडी कंप्लीट हुई, उसके बाद आप एक प्रोसेस स्टार्ट करते हो जिसको हम बोलते हैं एनएनएएस प्रोसेस। ये जो एनएनएएस प्रोसेस है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल नर्सिंग असेसमेंट सर्विसेज। ये एक प्रोसेस है जो कि नर्सिंग स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत होती है। क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन जो है वो इतना सिंपल नहीं है कनाडा में, क्योंकि इनके हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में दे नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया से नर्सिंग करके आगे तो सीधे यहाँ पे आते ही लैंड करते ही आप आरएन बन जाएंगे। पेशेंस बहुत चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि हम सब चीजों से निकल चुके हैं। तो बेसिकली क्या है कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस।
लॉन्ग प्रोसेस इन द सेंस के आपकी पहले एनएनएस से इवेल्युएशन होती है, आपका सेकंड स्टेप होता है गेटिंग द एडवाइजरी रिपोर्ट फ्रॉम एनएनएस, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। आपका थर्ड स्टेप होता है अप्लाई टू सीएनओ, अगर हम पर्टिकुलरली ओंटारियो की बात करें, बिकॉज राइट नाउ आई एम इन टोरंटो, और मैक्सिमम स्टूडेंट इंडिया से हमारे ओंटारियो में ही आते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपको सीएनओ यानी कि कॉलेज ऑफ नर्सेज ऑफ ओंटारियो, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो पूरे ओंटारियो में नर्सेज को लाइसेंस देती है। जैसे इंडिया में हमारी स्टेट बोर्ड्स होते हैं, राइट, जैसे हमारा पीएनआरसी होता है, राजस्थान बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, जी। वैसे इनकी स्टेट्स के भी बोर्ड्स होते हैं और उसको ओंटारियो में हम सीएनओ बोल देते हैं। तो अब एनएनएस की एडवाइजरी रिपोर्ट सीएनओ एनालाइज करेगी दोबारा से। आप देखिए ये प्रोसेस कितनी क्रिटिकल है। सबसे पहले एनएनएस देखेगा, फिर हमारी सीएनओ उसको एनालाइज करेगी। जब उसको एनालाइज करके ये यकीन हो जाता है कि आपका नर्सिंग एक्सपीरियंस रेलेवेंट है, आपकी नर्सिंग डिग्री रेलेवेंट है, आपने जो भी रजिस्ट्रेशन कराया है वो रेलेवेंट है, फिर उसके बाद ये आपको एग्जाम्स की परमिशन देते हैं। ओके, अब ये एग्जाम्स आप देंगे तो कहीं जाके आप नर्स जो है वो बन सकते हैं, एलपीएन बन सकते हैं या आरएन बन सकते हैं। तो ये है सारा प्रोसेस। तो मैम आपने बताया, क्योंकि इंटरनेट पे बच्चे देखते हैं तो बहुत बार देखते हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तो उनको लगता है ये कोई कॉलेज है जिसमें वो एप्लीकेशन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, नर्सिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। पर आपने कहा ये कॉलेज नहीं है, नहीं सीएनओ नहीं, एक रेगुलेटरी, जैसे यहाँ एमसीआई है, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है, वैसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, वैसे एक काउंसिल है या जो ओंटारियो में जो सारे नर्सिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करता है। रेगुलेट और करती है और उनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है, बेसिकली ये है। तो इसे जितने भी सीएनओ कहते कॉलेजेस, हैं, सॉरी सॉरी कंटिन्यू। इसे सीएनओ कहते हैं। या इसे सीएनओ कहते हैं, कॉलेज ऑफ नर्सेज ऑफ ओंटारियो। जी, और ये जो एनएनएस है ये एक प्रोसीजर है। मैम इसमें कितना समय लग जाता है एनएनएस प्रोसीजर शुरू करने में, और कब से नर्सिस को ये प्रोसीजर शुरू कर लेना चाहिए? या देखिए एनएनएस जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ये ना एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप को मैं इस तरह से सिंप्लीफाई करती हूँ कि जैसे हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं ओंटारियो में, उन सभी ने ये एनएनएस जो है एक कॉमन बॉडी बना ली अपने लिए। तो इस तरह से उनका काम थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज एक ही रेगुलेटरी बॉडी है जो सभी स्टेट्स के लिए एनालिसिस कर रही है, और ये एनएनएस तीन चीजों को वेरीफाई करती है। हमारे इंडियन नर्सेज के या इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्सेज, जिनको हम आईईएन बोल के संबोधन करेंगे इस पूरी चार्ट में। तो बेसिकली इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्सेज की तीन चीजें एनएनएस असेस करती है। फर्स्ट होती है एजुकेशन, उन्होंने ये देखना होता है कि आपकी डिग्री फेक तो नहीं है। सेकेंडली उन्होंने चेक करना होता है रजिस्ट्रेशन के, आपकी जो स्टेट बोर्ड है उससे आप रजिस्टर्ड हैं, क्या आपके स्टेट बोर्ड में आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं था, क्या आपके लाइसेंस कभी कैंसिल तो नहीं। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि किसी का कुछ गलत, आपने कभी किस पेशेंट के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। ऑब्वियसली हमारे पैरामेडिकोस की पनिशमेंट क्या होती है, लाइसेंस कैंसिल होता है, तो इस चीज का उनको पता है। तो वो वेरीफाई करते हैं कि आपका लाइसेंस कभी कैंसिल तो नहीं हुआ, क्या आप अभी प्रैक्टिसिंग हो, क्योंकि हम बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रैक्टिस नहीं कर सकते अपनी कंट्री में भी, राइट। तो तीसरी चीज जो करते हैं वो दैट इज योर जॉब एक्सपीरियंस। तो इसीलिए मैंने अपनी बहुत सारी यूट्यूब वीडियो में भी बोला था कि आपको एक्सपीरियंस जो है वो लेके आना है इंडिया से। ऐसा नहीं है कि आप आराम से बैठ जाओगे, तो आपकी कॉम्पिटेंसी गैप्स बहुत आते हैं, उसके बारे में आगे बताती हूँ वो क्या होते हैं। तो बेसिकली ये तीन चीजें हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी रजिस्ट्रेशन एंड आपकी जॉब, ये एनएनएस का काम है। इन तीनों चीजों को जब एनएनएस असेस कर लेती है तो उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट बनाती है, और रिपोर्ट में ये तीन तरह के रिजल्ट देती है: कॉम्पेरेबल, कॉम्पेरेबल, समवट कॉम्पेरेबल एंड नॉट कॉम्पेरेबल। तो ये तीन तरह के आते हैं। और जो हमारी इंडियन स्टडी आती है ना, ये ए ग्रेड की स्टडी नहीं मानते हैं, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इसको सी ग्रेड के भी नहीं मानते हैं, इसको बीच बीच की मानते हैं, बी ग्रेड। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा दैट इज समवट कॉम्पेरेबल। ओके, अच्छा। तो क्योंकि हम सबको पता है कि कनाडा में दो तरह के नर्सिंग ग्रुप्स हैं, वन इज एलपीएन एंड सेकंड इज आरएन। तो ऑब्वियसली आप दोनों के लिए अप्लाई करते हो, स्पेशली इफ यू आर अ बीएससी नर्स ग्रेजुएट। तो क्या बेसिकली क्या फर्क होता होता है, है मैम इनमें, एलपीएन और आरएन में क्या फर्क हो जाता है? फर्क है, इनकी ड्यूटीज में फर्क है। जैसे आरएन है वो एलपीएन को सुपरवाइज करेगी, तो आरएन एक हायर रैंक की होती है। जैसे इंडिया में एक ग्रेजुएट नर्स है, एक डिप्लोमा होल्डर है, तो एलपीएन इज मोर लाइक अ डिप्लोमा होल्डर नर्स एंड आरएन इज मोर लाइक अ ग्रेजुएट नर्स। एंड सेकेंडली ये अगर हम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो एलपीएन है वो आईवी नहीं दे सकती है, यहाँ पे आईवी इनिशिएट नहीं कर सकती है, आईवी को मैनेज कर सकती है लेकिन इनिशिएट नहीं कर सकती है। इनिशिएट करने का जो राइट होता है दैट इज विद आरएन, क्योंकि आईवी प्रोसीजर बहुत सारे होते हैं। तो
मतलब ऑल एंड ऑल जो आरएन होती है वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स कर सकती है एज कम्पेयर टू एलपीएन। एंड आरएन की सैलरी भी ज्यादा होती है। जैसे शुरू शुरू में मेरे से वो मिस हो गया, आपने मुझे पूछा भी था कि सैलरी क्या रहती है, तो एलपीएन जो है उसकी जो हमारे ओंटारियो में सैलरी चल रही है दैट इज फ्रॉम 30 to 45 डॉलर्स। आरएन की बात कर रही हूँ मैं, आई एम सॉरी, आरएन इज फ्रॉम $30 to $45 पर आवर। और ये वेरिएशन क्यों है? क्योंकि ये एरिया पे डिपेंड करता है। अगर आप रिमोट एरियाज में काम कर रहे हो ऑब्वियसली वहां पे आपकी सैलरी ज्यादा होगी क्योंकि वहां पे बहुत कम आरएनस होती हैं। अगर आप अर्बन एरियाज में काम कर रहे हो तो सैलरी कम होगी। प्लस यहाँ पे दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एक तो होती है छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे डे लॉन्ग टर्म केयर एंड ओल्ड एज होम्स। एक होती है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हॉस्पिटल्स हैं। तो हॉस्पिटल्स में ऑब्वियसली सैलरी ज्यादा होगी। और यहाँ पे ना नर्सिंग इंडिया से थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे इंडिया में तो अगर हमने एमएससी भी किया तो वो हमें जनरल नर्सिंग ही देंगे अगर हम नर्सिंग ऑफिसर की तरह काम करते हैं, राइट। लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं होता है। कनाडा में आपको स्पेशलिटीज मिलती हैं। आप छोटे छोटे कोर्स कर लेते हो आफ्टर बिकमिंग एन आरएन। एंड जैसे आपने इमरजेंसी नर्स हो आप, तो आपकी सैलरी ऑब्वियसली ज्यादा होगी। अगर आप फोरेंसिक नर्स हो या फार्मास्यूटिकल एरिया में काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी जो है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द जनरल शिफ्ट वाली जो नर्स है। और एलपीएन का जो सैलरी पैकेज रहता है दैट इज फ्रॉम 22 to 26। अगेन ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। एक्सपीरियंस भी मैटर करता है यहाँ पे कि कनाडा में कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया, उसी हिसाब से ऑब्वियसली हर साल आपकी सैलरी इंक्रीज होनी है। एंड अगेन स्पेशलिटी, अगर आप इमरजेंसी रूम नर्स हो तो आपका जो सैलरी है वो ज्यादा होगी, नियर अबाउट $32 पर आवर भी हो सकती है इवन इफ यू आर एन एलपीएन। क्योंकि इमरजेंसी नर्स को तो हर टाइम ऑन टोज रहना पड़ता है। तो बेसिकली ये जो चीजें हैं ये मेजर डिफरेंस होता है। एक तो सैलरी में डिफरेंस हो गया, दूसरा आपका जो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है उसमें तो डेफिनेटली डिफरेंस है ही है। तो सभी को तो अमित जी यही चाहिए कि हम आरएन ही बने। वैसे भी इंडिया में ये एक स्टेटस बन जाता है कि यस आई एम एन आरएन, आई एम नॉट एन एलपीएन इन कनाडा। वैसे ऐसा कुछ खास ज्यादा डिफरेंस है नहीं है, थोड़ा बहुत जो है वो है। और बट हमें जो बहुत एलिजिबिलिटी, शानदार, बहुत या शानदार आपने इंफॉर्मेशन दी, थैंक यू सो मच। तो मतलब मैं अभी मेरे मेरे बगल में कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेट कर रहा था तो नंबर्स कम पड़ गए। मैंने ये देखा कि अगर कोई 8 घंटे काम करता है और या पूरे साल काम करता है 12 महीना, जो हर नर्स आई थिंक करती है, तो वो लगभग 50 से 60 लाख रुपए महीने तनख्वाह है, साल या की तनख्वाह है या कनाडा में। करेक्ट करेक्ट। और नर्सेज अमेजिंग। यहाँ पे सबसे रिच लोगों में आती हैं और ये बिल्कुल ऐसे ही नहीं बोला जाता। आप जब कनाडा में आएंगे आप देखेंगे ऐसे ही इन्होंने इसीलिए इतना रेगुलेटेड रखा है अमित जी। एक्चुअली उनको पता है ये हाईली पेड प्रोफेशन क्यों है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना स्किल्ड वर्कर्स की ज्यादा डिमांड है। अगर आप एक व्हाइट कॉलर जॉब में हो तो आपकी इतनी सैलरी नहीं होगी। अगर आप हाथों से काम करने वाले प्रोफेशन में हो, जैसे नर्सिंग प्रोफेशन एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेक्ट। प्रोफेशन है, तो रिस्पेक्ट ही बहुत है। रिस्पेक्ट भी इसीलिए है क्योंकि दे नो द एक्चुअल स्टैंडर्ड्स। अभी क्योंकि मैं एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रिपरेशन करवाती हूँ, मैं दावे के साथ ये बोल सकती हूँ मैं किसी इंडियन स्टूडेंट को एनक्लेक्स वाले क्वेश्चंस डालूंगी तो वो बहुत मुश्किल से सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एनक्लेक्स के क्वेश्चन इजी डिफिकल्ट होते हैं इंडिया के एंट्रेंस एग्जाम्स के कंपैरेटिवली, क्योंकि मैं दोनों के साथ डील करती हूँ। पर इंडिया में कहीं ना हमारा नर्सिंग रोल खो गया है। हम और ही दिशा में चल रहे हैं। हमें ईसीजी के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, हमें बहुत ही नॉलेज बेस्ड ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं, डेफिनेशंस एंड ऑल, जो इंडिया का आइडियलिज्म वाला एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम्स में ओरिजिनल सिनेरियोस दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि एज अ नर्स आप क्या करोगे उसमें। ठीक है, अगर आप उस सिचुएशन में होंगे तो मतलब दे आर वेरी सीरियस अबाउट नर्सिंग। एंड मैं ये सारे स्टूडेंट्स को बोलूंगी कि आप एक बार कनाडा में आइए, यू विल रियली फील द डिफरेंस। अगर आपने इंडिया में क्लिनिकल एरिया में काम किया है तो जमीन आसमान का डिफरेंस है। अमेजिंग। मतलब आप जो कह रही हैं कि इन परीक्षाओं में जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है इंडिया में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो या क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो क्लिनिकल नेचर के आते हैं कि आईवी एग्जैक्टली। कैसे डालोगे, इंक्यूबेशन कैसे करोगे, ये इंट्यूबेशन कैसे करोगे, ये कैसे करोगे, वो कैसे करोगे। या तो ये सब चीजें आती है, ना कि कोई बहुत थियोरेटिकल
पूछी जाती हैं चीजें? जी जी, कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, आपको सिनेरियो दिए जाते हैं किसी पेशेंट के बारे में, वो आपको पूरा केस डाल देंगे और उसके रिलेटेड ही 5-6 क्वेश्चन एक ही केस पे होंगे और वो पूछेंगे कि एज अ नर्स आप इस सिनेरियो में क्या करोगे। तो वहां पे क्या आ जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये दोनों चीजों के बारे में एक टाइम पे सोचना, बिलीव मी इट्स डिफिकल्ट, स्पेशली अगर आपने क्लिनिकल सेटिंग में काम नहीं किया। मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताती हूँ। आई वॉज वर्किंग एज अ लेक्चरर इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो मतलब इंडिया में आप सोच लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब मिलना, वो भी एज अ टीचर, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको टॉप मोस्ट से टॉप मोस्ट रैंक लेना पड़ता है। बट आई लेफ्ट दैट जॉब and I joined PGI Chandigarh as a nursing officer because I was knowing I'm going to Canada and there मुझे ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो है वो पता होना चाहिए। और मैंने 3 साल उस क्लिनिकल एरिया में अच्छे से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस किया। अब मुझ में फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी भी एरिया में चली जाऊंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उससे पहले जो मेरा 6-7 साल का एक्सपीरियंस था वो टीचिंग में था। मेरा कोई क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं था, पर मुझे क्लिनिकल लेना था बिकॉज आई वॉज नोइंग के आफ्टर ऑल आई एम अ नर्स, आई शुड नो हाउ टू डील विद द पेशेंट्स। तो ये चीज मैं स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करूंगी कि आपको कुछ ना कुछ सॉर्ट ऑफ जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें जाके आना पड़ेगा। वाई? बिकॉज देखिए यहाँ पे एक एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्की। ऑस्की जो है उसका फुल फॉर्म है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जाम फॉर नर्सेज। तो बेसिकली ये क्लिनिकल एग्जाम है, इसमें आपके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस स्किल्स भी मे बी वो असेस कर सकते हैं। सबसे मेजर चीज वो ये देखते हैं कि आप पेशेंट्स के साथ कैसे डील कर रहे हो। एज अ नर्स, डू यू नो हाउ टू इंटरेक्ट विद द पेशेंट? As a nurse, do you know how to talk with your patient, how to greet your patient, how to introduce yourself, how to do the assessment basically? और देखिए अमित जी, इंडिया में नर्सेज असेसमेंट नहीं करती हैं, ये सबसे बड़ा लूप होल है। और इसी चीज के लिए हम प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे नर्सेज को जब वो कनाडा में आती है, राइट? क्योंकि इंडियन नर्सेज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, हम बुक्स पढ़ लेते हैं लेकिन हमने कभी पेशेंट के साथ खड़े होकर बात ही नहीं किया, क्योंकि इंडिया में जो है ये हमें थोड़ा कल्चरल बैरियर भी हो जाता है कि हम इतनी बात क्यों करें किसी से, राइट? पर बेसिकली जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको असेस किया जाता है ऑस्की में। एंड बिलीव मी, बहुत ज्यादा इंडियन नर्सेज हैं जो ऑस्की से सबसे ज्यादा डरती हैं। तो इसीलिए इस सेशन में ऑब्वियसली हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऑस्की को कैसे वेव ऑफ करें, जी क्योंकि मैम, बहुत सारी नर्सेज को या बहुत सारे प्रश्न हैं आपके लिए। या मेरे क्वेश्चन बॉक्स में 100 से ज्यादा प्रश्न आ चुके हैं। पर ये स्टेज पे मैं बता दूं दर्शकों को कि अभी तक जो हमने डिस्कस किया, मैम ने कहा कि एनएनएएस का जो प्रोसीजर है वो करना जरूरी है। और एनएनएएस के प्रोसीजर में आपका सारा इवेल्युएशन होगा, आपके एकेडमिक्स का, सब चीज का, और उसमें आपकी स्किल कॉम्पिटेंसीज बताई जाएंगी कि वो अच्छी हैं, एवरेज हैं या कमजोर हैं। ज्यादातर अगर आपने बीएससी इंडिया से नर्सिंग किया है तो वो एवरेज कंपेरेबल स्किल्स के या लेवल पे आती है। मैम, ये स्टेज पे कौन से एग्जाम्स फिर देने पड़ते हैं एनएनएस के बाद, और कौन से एग्जाम्स क्या सीक्वेंस में देने पड़ते हैं नर्सिंग के लिए? या जब आपकी एनएनएएस की एडवाइजरी रिपोर्ट आ जाती है तो यूजुअली हम नर्सेज को ये सजेस्ट करते हैं कि आप 2 ग्रुप्स के लिए अप्लाई करें, एलपीएन एंड आरएन दोनों, इफ यू आर अ जी ग्रेजुएट। अगर आप जीएनएम हो तो एक ही ग्रुप के लिए कर दीजिए एलपीएन, क्योंकि दूसरे की आपकी एलिजिबिलिटी नहीं आएगी। बिकॉज दे नो अनटिल एंड अनलेस यू हैव डन सम स्टडी इन कैनेडा, तब तक आप केवल एलपीएन के लिए करिए। अगर आपने यहाँ पे आके कोई ब्रिजिंग कोर्स कर लिया है तो आप ये आरएन के लिए भी कर सकते हैं। अब लेट अस सपोज हमने एक ग्रुप के लिए या 2 ग्रुप के लिए एनएनएएस को अप्लाई किया। जिस दिन हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स एनएनएएस के पास पहुंच जाते हैं, हमारे सेक्शन एक होता है एनएनएएस में, उसमें अपडेट हो जाता है कि रेडी फॉर रिव्यू है आपके डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद 3 महीने आप मैक्सिमम लगा के चलिए कि 3 महीने के अंदर अंदर वो इवेल्युएशन का रिजल्ट आपको दे देते हैं। इसको हम बोलते हैं एडवाइजरी रिपोर्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके 3 तरह के रिजल्ट हो सकते हैं, नॉट कंपेरेबल, समवट कंपेरेबल एंड कंपेरेबल। तो बेसिकली हमारा आरएन के लिए नॉट कंपेरेबल आता है, और इसको देख के शॉक नहीं होना है क्योंकि ये सबके लिए ऐसा ही आता है। डजंट मैटर आप पीएचडी भी हो इंडिया से, तब भी आपका नॉट कंपेरेबल आएगा आरएन के लिए, राइट? अनटिल एंड अनलेस यू हैव डन सम स्टडी इन कनाडा, वो डिफरेंट सिनेरियो, वो मैं अलग से डिस्कस करूंगी। तो बेसिकली लेट अस सपोज यू आर जस्ट अ बीएससी फ्रॉम कनाडा और आप अभी अभी आए हो और आपके एनएनएएस का रिजल्ट आ गया विदाउट एनी स्टडी, फर्दर स्टडी, तो वो नॉट कंपेरेबल आएगा आरएन के लिए, समवट कंपेरेबल आएगा आपका एलपीएन के लिए। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है सीएनओ को फर्दर इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करना, क्योंकि यहां तक अभी आधा ही काम हुआ है।
अभी सीएनओ के पास हमारी एप्लीकेशन जाएगी तो सीएनओ वो एनएनईएस का रिजल्ट सारा रिव्यू करेंगी कि क्या क्या आपने देखा इस लड़की में, इसकी एजुकेशन में क्या क्या जो है वो गैप्स हैं, उनको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी गैप्स। फॉर एग्जाम्पल वो ऐसे कॉम्पिटेंसी गैप्स निकालते हैं कि आपकी स्टडी में ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपने कम्युनिटी में जाके काम किया, आपकी स्टडी में ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपने पेशेंट्स के साथ डायरेक्टली डील किया। दे आर वेरी सीरियस अबाउट आईवी फ्लूइड, इसीलिए आरएन की परमिशन नहीं मिलती है। और जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसके सिलेबस में अच्छे से ये एक्सप्लेन नहीं है कि हमारी नर्सेज आईवी करती हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया में हॉस्पिटल्स में काम सारा नर्सेज ही सबसे करती हैं। सबसे ऐसे ज्यादा वाला आईवी का काम ही वही करती है। एग्जैक्टली वो इंडिया में ही है, क्योंकि हम बिना सोचे समझे ड्रग्स जो है वो आईवी दे देते हैं पेशेंट्स को। जैसे कनाडा में होता है कि जल्दी नहीं देनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक इंडिया में ही चलता है। खैर पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा इंडिया में ही है, तो नर्स पेशेंट रेशो भी बहुत है। तो अभी पर उनको ऐसा लगता है क्योंकि हमारे करिकुलम में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप आईवी नहीं देते हो, तो बेसिकली उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं इसको हम ऐसे आरएन नहीं बना सकते, क्योंकि इसकी एथिकल स्टडी में भी कॉम्पिटेंसी गैप्स हैं, इसकी कम्युनिटी स्टडी में भी कॉम्पिटेंसी गैप्स हैं। सेमिनार इन्होंने कोई अटेंड करे नहीं है, क्योंकि एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं इन सर्विस एजुकेशन। वो सीएनओ ये समझती है आपका करिकुलम देख के कि आपने इन सर्विस एजुकेशन या आपका जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उसको देख के समझती है कि नहीं किया। तो वो ऐसा कोर्स ले लो जिसमें कि आपको ये जो कॉम्पिटेंसी गैप्स हैं वो कवर हो जाएं। या वो ऐसा बोलती हैं कि आप भाई हमें ऑस्की का एग्जाम दे दो, ठीक है। अगर आप ऑस्की कर देते हो तो उसमें हम ये असेस कर लेंगे कि आप जो है ये सारे कॉम्पिटेंसी गैप्स कवर करते हो। ये ऑस्की इसीलिए होती है। अगर आप ऑस्की क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आप एनक्लेक्स दे सकते हो। ये तो है आरएन के लिए। एलपीएन के लिए क्या होता है, इंडियन नर्सेज को एलपीएन का मैम डायरेक्ट एक मिनट, परमिशन मिल जाता है। हाँ जी। एक सेकंड के लिए थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, हाँ क्योंकि जी। काफी इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट या दर्शकों के लिए। तो एनएनएस के प्रोसेस में जो स्किल कॉम्पिटेंसी गैप्स होंगे उनको पूरा करने के लिए जिसमें गलतियां पाई जाएगी, जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, जो या रेगुलेटरी बॉडी है, वो उसमें लिस्ट निकाल ही देगी कुछ ना कुछ कि या ये गलतियां हैं, ये आपकी बिल्कुल। कमियां हैं। जो वो कमियां निकालती है उनको पूरा करता है ये परीक्षा। ये या परीक्षा ऑस्की। जो है वो पूरी करती है वो जी चीज के लिए। जी। और ये जो है आप बता रहे हैं जीएनएम के लिए या बीएससी या दोनों के लिए बता रहे दोनों के लिए हो सकता है। देखिए अगर जीएनएम के बाद आपने एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपीरियंस लिया है तो ये भी पॉसिबल होता है कि आपको ऑस्की के साथ एनक्लेक्स का परमिशन मिल जाए। हैं जी। बीएससी के केस में ऑलमोस्ट ऑलवेज हमने 95% केसेस में देखा है कि आपको ऑस्की विद एनक्लेक्स मिलता ही मिलता है। मतलब आपको वो बोल रहे हैं कि बन जाओ आरएन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले हमें ऑस्की करके दिखाओ। ये तो जो मतलब रजिस्ट्रेशन या तो एक तरीके से जीएनएम वाले भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको खाली जी ऑस्की पास करना है और फिर एनक्लेक्स एग्जैक्टली देना है। और बीएससी एग्जैक्टली नर्सिंग वालों को तो कोई तकलीफ ही नहीं है, ऑस्की नहीं के है। साथ साथ एनक्लेक्स कर सकते बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए ये कोई एक चीज नहीं है जो इस चीज को डिसाइड करती है। ये है आपकी क्वालिफिकेशन ऑल्सो, आप किस कॉलेज से आए हैं। हैं जी। चाहे स्टूडेंट्स इस चीज को समझे ना समझे, लेकिन ये चीज डिपेंड करती है कि आप किस कॉलेज से आ रहे हो। क्योंकि इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस हैं, कई कॉलेजेस तो छोटे से हैं, कई कॉलेजेस 100 साल पुराने हैं, जैसे एम्स एंड पीजीआई। तो एनएनएस को सब पता रहता है। ये एक बहुत ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी, मतलब ऊंची वाली, हम इंडिया की लैंग्वेज में जो बोलते हैं। और ये बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। ओके एंड और इसके साथ साथ डिपेंड करता है कि आपकी जॉब एक्सपीरियंस क्या था और आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन कैसी थी, ये चीज भी देखते हैं ये लोग। तो बेसिकली उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको केवल एलपीएन की परमिशन मिलेगी या आरएन की। तो क्योंकि हमारी जो डिग्री है वो जो है वो जीएनएम से बेटर एनालाइज, मतलब इनके हिसाब से वो जीएनएम से बेटर है। ऑब्वियसली हमें पता है एक डिप्लोमा है एक डिग्री है, तो डिफरेंस तो है ही है अमन जी। तो बेसिकली ये जब एनालाइज कर लेते हैं कि ठीक है ये बीएससी नर्सिंग है, उसके केस में 95% आपको मिल जाएगा परमिशन, बट विद ऑस्की मिलेगा, विद ठीक है। ऑस्की मिलेगा आपको। तो यानी एक पहला ऑस्की देना है और फिर या एनक्लेक्स देना है। मैम ये एग्जैक्टली। एनक्लेक्स होता क्या है, थोड़ा अपने हमारे दर्शकों को बता दें, और जो हमारे साथ दर्शक अभी जुड़ रहे हैं हम उनको बता दें हमारे साथ कौन बात कर रही है। नवकिरण जी, मैडम कौर जी, मैडम जी जुड़ी हुई हैं टोरंटो से लाइव, कनाडा से, नर्सिंग एक्सपर्ट है, 10 साल से ज्यादा
टॉप रैंकिंग इंडियन इंस्टीट्यूट पीजीआई से उन्होंने एमएससी नर्सिंग किया है, एमएसएन है वो, और कनाडा में रहती है और नर्सिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं। तो अगर आपको परीक्षाएं की तैयारी करनी है, जैसे ऑस्की की तैयारी करनी है, एंट्लेक्स की तैयारी करनी है, बाकी जो जो मैडम बताएंगी परीक्षाएं, तो मैडम उसकी क्लासेस चलाती हैं ऑनलाइन, तो आप उसका फायदा ले सकते हैं। दूसरी अच्छी बात यह है, उन्होंने बहुत मेहनत से अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। तो अगर आप यूट्यूब पे कभी भी ये सेशन के बाद जाएंगे और नव किरण नर्सिंग नर्सिंग क्लासेस क्लासेस। टाइप करेंगे और इनका आपको आईडी भी मिलेगा अभी इंस्टाग्राम पे जो ये आई हैं, आप इनको जरूर फॉलो करें। जहां से ये आई हैं, नवकिरण नर्सिंग क्लासेस का आईडी है इंस्टाग्राम का इनका, उस पर फॉलो करें। इनके यूट्यूब चैनल पे सैकड़ों वीडियोस हैं नर्सिंग के लिए और नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए, और ये क्लासेस टोरंटो से लाइव आपको, चाहे आप इंडिया में बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, दुनिया में कहीं पर भी, पूरी दुनिया से यस। स्टूडेंट्स आते हैं इनके पास पढ़ने के लिए। और मैं जानता हूं क्योंकि मुझे ये समय जो है इनकी क्लासेस से एडजस्टमेंट, सारी चीजों से, जॉब से, क्लासेस से एडजस्टमेंट करके हमें ये घंटा मिला है इनके साथ।